है वो है 18वें समूह के रसायन, या शून्य समूह, या नोबल गैस, या उत्कृष्ट गैसें, या पार्ट 4 जो पी ब्लॉक का है। 3 पार्ट में हमने पी ब्लॉक को पढ़ा। पहले पार्ट में एन ब्लॉक के तत्व, दूसरे पार्ट में नाइट्रोजन फैमिली के तत्व पहले पार्ट में, दूसरे में ऑक्सीजन फैमिली, तीसरे में हेलोजन फैमिली। अब चौथे में हम लोग पढ़ेंगे ये नोबल गैसें, इनर्ट गैसें, अक्रिय गैसें, निष्क्रिय गैसें, उत्कृष्ट गैसें। जो आपको बोलना है 18वें समूह के तत्व कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, इनको नोबल गैस बोलते हैं, नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस बोलते हैं। क्यों? पहले तो इनको इनर्ट गैस बोलते थे शुरू में। देखो इनर्ट गैस यहाँ लिखा भी है मैंने, मतलब कि जो क्रिया नहीं करती, अक्रिय गैस है। लेकिन बाद में क्रिप्टॉन और जिनॉन के कुछ यौगिक ज्ञात होने लगे ना, मतलब वो क्रिया करती हैं, थोड़ा बहुत क्रिया करती हैं, ऐसा दिख गया, इसलिए इनर्ट गैस टर्म का अब यूज नहीं होता है। अब इसको क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट मतलब जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम अभी आप लोगों ने पढ़ा, वो उत्कृष्ट धातुएं हैं, मतलब कि जो कम क्रिया करती हैं, बहुत कम क्रिया करती हैं। तो वैसे ये भी बहुत कम क्रिया करते हैं, इसलिए इनको भी उत्कृष्ट, और ये गैस के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए उत्कृष्ट गैस से। ठीक है, गैस के रूप में पाए जाते हैं। और कैसे गैस के रूप में? मोनो एटॉमिक, मतलब एक आणुक, मतलब हीलियम अकेला रहेगा, ऐसे हीलियम 2, हीलियम 4 ऐसे वैसे नहीं रहेगा ना, हमेशा हीलियम अकेला, नियॉन अकेला, मोनो एटॉमिक, अकेले रहेंगे, सिंगल रहेंगे। ठीक है, वायुमंडल में कौन कौन पाए जाते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन। रेडॉन तो रेडियो एक्टिव है, वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेयर गैसेस भी इनको कहते हैं, मतलब बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए रेयर हैं। ठीक है, एरोजेंस भी बोलते हैं, क्योंकि हवा में मिल रहे हैं, इसलिए हवा से उत्पन्न हुए हैं टाइप का, इसलिए एरोजेंस। ठीक है, कौन इसकी खोज किए थे सबसे पहले? आर्गन की खोज किए थे रेले और विलियम रैमसे ने इसको सबसे पहले पाया था, आर्गन को 1894 में। फिर उसके बाद हीलियम को खोजा गया, फिर उसको अर्थ क्रस्ट में भी हीलियम को खोज लिया गया। ठीक है, कब? 1868 में। अब ये कहाँ कहाँ मिलता है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बस जनरल एक इंट्रोडक्शन के लिए आप लोगों को बता रही हूँ कहाँ कहाँ इसकी प्राप्ति है, अपीयरेंस या प्राप्ति। तो अभी मैंने बताया था कि वायुमंडल में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, या फिर प्राकृतिक गैस के अंदर भी हीलियम और नियॉन मिल जाते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट में ना। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है उसमें, हाइड्रोजन भी होता है, उसके साथ साथ हीलियम और नियॉन भी मिल जाते हैं। फिर कुछ ऐसे अयस्क हैं, देखो अयस्क का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, क्लेवाइट, मोनोजाइट और पिच ब्लेंड। इन सब अयस्क में भी थोड़े थोड़े मात्रा में हीलियम और नियॉन वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं ना। रेडॉन कहाँ मिलेगा? तो रेडॉन तो क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ये रेडियम का जब डिके होता है, मतलब रेडियम जब टूटता है, अपघटित होता है, तो रेडॉन बनता है। तो देखो रेडियम, ये भी एक रेडियोधर्मी पदार्थ है, अपघटित हो रहा है तो रेडॉन, और इसमें से अल्फा कण बाहर निकल रहा है, तो ये अल्फा निकालता है, जब अल्फा बाहर निकल गया, बना क्या? रेडॉन। ठीक है, और रेडॉन का हाफ लाइफ कितना है? 3.82 दिन, मतलब कि 3.82 दिन में ये क्या हो जाएगा? आधा खत्म हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनके पूरे बाह्यतम कोष पूरे भरे हुए हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, तो 1s2, इसका 10, तो 1s2, 2s2, 2p6, सब में ऐसे ही p में पूरे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे ना। देखो p ऑर्बिटल भरा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3p6, यहाँ 4p6, यहाँ 5p6 और यहाँ पे 6p6, तो सभी में पूरे फुलफिल्ड ऑर्बिटल होंगे, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका फुल है। नेक्स्ट है भौतिक गुण, देख लेते हैं ये कैसे दिखाई देते हैं। तो भौतिक गुण क्या क्या है? देखो फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले ही मैंने बताया मोनो एटॉमिक है, मतलब एकाणुक है, एक अकेले रहते हैं, रंगहीन है, कलरलेस, ऑर्डरलेस, गंधहीन है, किसी से क्रिया ही नहीं करते हैं, तो ना तो ये रंग बनाएंगे और ना तो इनका कोई गंध होगा, कोई स्मेल होगा। ठीक है, फिर है इसका परमाणुविक त्रिज्या लिखा है, ये एटॉमिक रेडियस कैसा होता है? अपने पीरियड में सबसे बड़ा होता है, मतलब जैसे एक पीरियड में क्या है? लिथियम, फिर यहाँ पे लिथियम के बगल में क्या है? बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर यहाँ पे है नियॉन। तो सबसे बड़ा कौन होगा? नियॉन। ठीक है, फिर उसके बाद लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन कैसा होता है? सबसे छोटा। तो नियॉन कैसा होगा? इस पूरे लाइन में सबसे बड़ा, तो अपने आवर्त में सबसे बड़े होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम, तो हाइड्रोजन से बड़ा हीलियम होगा। ठीक है, यहाँ पे सोडियम है, फिर बीच में है, फिर यहाँ पे आर्गन, तो आर्गन सबसे बड़ा होगा। तो अपने वाले लाइन में सबसे बड़े होते हैं ये। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा कैसी होती है? अपने आवर्त में इनकी सबसे हाईएस्ट होती है आयनन ऊर्जा, क्योंकि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इनको बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए ना। इनका बाह्यतम कोष परिपूर्ण है, फुलफिल्ड ऑर्बिटल है इनके पास, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इनको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी कि नहीं? तो सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो इनका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अपने पूरे आवर्त में सबसे ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी इनकी? पॉजिटिव होगी।
क्यों पॉजिटिव होगी? क्योंकि जब इनको आपको इलेक्ट्रॉन देना है तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे क्या? इनका तो बाह्यतम कोष पूरा है, जैसे नियॉन यहाँ पे 10 है तो नियॉन के पहले कोष में 2 और दूसरे कोष में 8, तो इसका तो अष्टक पूर्ण है। जब अष्टक पूर्ण है तो ये बाहर से इलेक्ट्रॉन लेगा क्या? नहीं लेगा ना, तो हमको साथ में इसको क्या देनी पड़ेगी? ऊर्जा भी देनी पड़ेगी। तो ऊर्जा जब देनी पड़ेगी तो क्या बोलते हैं? पॉजिटिव ना। और जब ऊर्जा बाहर निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है? पॉजिटिव है, और ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। मतलब सबसे कम किसका होगा? रेडॉन का, लेकिन सबसे कम हीलियम का है। कारण वही, इसका बहुत छोटा साइज है, पढ़ चुके हैं आप लोग 11th क्लास में। फिर गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। हीलियम का सबसे कम, रेडॉन का सबसे ज्यादा। द्रवीकरण करना इजी है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छे से द्रवीकरण किसका होगा? रेडॉन का, और सबसे कम किसका होगा? हीलियम का। क्योंकि ऊपर से नीचे आओगे परमाणु भार बढ़ते जाएगा तो वंडरवाल अट्रैक्शन भी बढ़ते जाता है ना। वंडरवाल अट्रैक्शन मतलब दो अणुओं के बीच में आकर्षण बढ़ते जाएगा। आकर्षण बढ़ते जाएगा तो उनको पास लाना आसान है, पास आ जाएंगे तो द्रव में बदल जाएंगे। ठीक है। पानी में क्या होते हैं? बहुत कम घुलनशील होते हैं। सबसे ज्यादा रेडॉन घुलनशील है और सबसे कम कौन है? हीलियम। हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय गैसें चारकोल पर अब्जॉर्ब होती हैं। कोकोनट का जो चारकोल होगा, नारियल का जो चारकोल बनता है, उसमें ये चिपकती हैं। एब्जॉर्ब होती है मतलब अधिशोषित होती हैं। सबसे ज्यादा कौन अधिशोषित होगा? ऊपर से नीचे आओगे तो अधिशोषण की क्षमता बढ़ेगी। जिनॉन सबसे ज्यादा, फिर क्रिप्टॉन, फिर आर्गन, फिर नियॉन। हीलियम नहीं होता है, हीलियम एब्जॉर्ब होता ही नहीं है नारियल के चारकोल में। ठीक है। रासायनिक गुण, अब यहीं पे हम लोग बता दिए कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ना तो ये लेना चाहेगा ना तो ये देना चाहेगा, तो क्रिया कैसे करेगा? बिना इलेक्ट्रॉन लिए दिए तो क्रिया होगी नहीं। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाईएस्ट है, इसलिए क्रिया नहीं करता है। ऐसा सोचा जाता था कब तक? 1962 तक। लेकिन 1962 में क्या हुआ कि नील बार्थलेट नाम के एक साइंटिस्ट आए। उन्होंने देखा कि प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड नाम का एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीकारक है, बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है। ये क्या किया? ऑक्सीजन का भी ऑक्सीकरण कर दिया। जबकि ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो 1175 किलो जूल पर मोल होता है। मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए आपको कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी? 1175 किलो जूल। बहुत ज्यादा है ये पर मोल, बहुत ज्यादा। लेकिन ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता है। इतनी ज्यादा इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, फिर भी इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेता है। और इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के इस पे प्लस और इस पे पूरे में क्या आ गया? माइनस। ऐसा कंपाउंड बनाता है। ठीक है। तो देखिए कि ऑक्सीजन इतना पावरफुल इसका आयोनाइजेशन एनर्जी है, उसके बावजूद भी प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड इसको ऑक्सीडाइज कर ले रहा है। तो जिनॉन, जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के लगभग बराबर है, देखो जिनॉन का कितना है? 1170, लगभग बराबर है ना। जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर ले रहा है तो जिनॉन के साथ भी क्रिया कर लेगा। तो उन्होंने जिनॉन के साथ क्रिया करा के देखा प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड का, और देखा कि उसने प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड इतना प्रबल ऑक्सीकारक था कि उसने जिनॉन से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया और जिनॉन पे प्लस आ गया और इस पे माइनस। और ये कैसा था? रेड सॉलिड था। तो पहली बार जिनॉन का कंपाउंड 1962 में नील बर्थलेट ने बना के दिखाया। ठीक है। उसके बाद क्लियर हो गया कि ये सब क्रिया कर सकते हैं। और फिर आगे फिर इस पे रिसर्च चालू हुआ, और रिसर्च चालू हुआ तो पता चला कि जिनॉन के बहुत सारे यौगिक बनाए जा सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये निकालेगा तो जिनॉन डाइफ्लोराइड बनेगा। 4 इलेक्ट्रॉन अगर +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, कौन? जिनॉन की बात कर रहे हैं ना, मतलब उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड बनेगा, जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड बनेगा, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड +6 में, जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राऑक्साइड +8 में। तो इतना क्रिया कर सकता है जिनॉन। 2 इलेक्ट्रॉन देके, 4 इलेक्ट्रॉन देके, 6 इलेक्ट्रॉन देके, 8 इलेक्ट्रॉन देके। एक्चुअली क्या है ना कि सिर्फ फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया करेगा ना, क्योंकि इन दोनों क्या है? बहुत अधिक क्रियाशील है। इतने ज्यादा क्रियाशील हैं कि जिनॉन से भी क्रिया कर ले रहे हैं, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। वैसे ही क्रिप्टॉन का भी यौगिक है, क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड, और रेडॉन का भी यौगिक है, रेडॉन डाइफ्लोराइड। लेकिन ये बहुत ज्यादा नोन नहीं है, और रेडॉन वाला तो अभी तक बनाया भी नहीं गया है। लेकिन हाँ, पता चला है कि नहीं बनता है, उसको ट्रेस किया गया है, रेडियो ट्रेसर टेक्निक से ट्रेस कर लिए हैं कि ये बना है कहीं ना कहीं, लेकिन उसको बाहर नहीं निकाल पाए हैं कि बन गया और उसको निकाल के स्टोर कर लें। आर्गन, नियॉन और हीलियम का तो अभी तक कोई कंपाउंड बना ही नहीं, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो 1175 से भी बहुत अधिक है, से भी अधिक। मतलब इनके लिए एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए और अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, और उतनी ऊर्जा कोई भी ऑक्सीकारक अभी तक दे नहीं पाया है। तो देखो जिनॉन के कौन कौन से यौगिक बनेंगे। तो जिनॉन का फ्लोरीन के साथ क्रिया से जिनॉन फ्लोराइड, ऑक्सीजन के साथ क्रिया से जिनॉन ऑक्साइड,
ऑक्सीजन और फ्लोरीन दोनों के साथ क्रिया से जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। तो हम लोग पहले फ्लोरीन के साथ क्रिया वाला देखेंगे। तो पहला है जिनॉन फ्लोराइड। तो जिनॉन फ्लोराइड 3 प्रकार का बनेगा, जिनॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड और जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। 3 प्रकार के हैं ना, ट्राई, टेट्रा और हेक्सा। तो देखो जिनॉन की फ्लोरीन से क्रिया, टेम्परेचर और प्रेशर लिखा हुआ है, जिनॉन डाइफ्लोराइड बना। फ्लोरीन का अमाउंट बढ़ा दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर बढ़ा दो, तो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। फ्लोरीन का अमाउंट और बढ़ा दो, टेम्परेचर और प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दो, तो जिनॉन हेक्साफ्लोराइड। कम टेम्परेचर और प्रेशर रखेंगे तो 2 फ्लोरीन जुड़ेंगे, ज्यादा रखेंगे तो 4 जुड़ेंगे और ज्यादा रखेंगे तो 6 जुड़ेंगे। ठीक है, सभी के सभी जितने भी जिनॉन के फ्लोराइड बने हैं सभी कलरलेस होंगे, कोई रंग नहीं होगा उनका, क्रिस्टल होंगे और ठोस होंगे, क्रिस्टलाइन और ठोस होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे, तीनों के बारे में बात करें ना, हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल बनाएंगे, मतलब कि फ्लोरीन को हटा देंगे, वहां से जिनॉन अलग हो जाएगा, फ्लोरीन हाइड्रोजन के पास आ जाएगा और जिनॉन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तीनों का सेम रिएक्शन है। इन तीनों का एक और गुण है कि ये फ्लोरिनेटिंग एजेंट के जैसा व्यवहार करते हैं। फ्लोरिनेटिंग एजेंट मतलब फ्लोरीन जोड़ना किसी और में, किसी और को फ्लोरीन देना, तो ये फ्लोरीन देने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे किए, हाइड्रोजन को फ्लोरीन दे दिए, अपने अकेले हो गए, वैसे यहाँ देखो जिनॉन टेट्राफ्लोराइड है, यहाँ सल्फर टेट्राफ्लोराइड है, ये जिनॉन को, सल्फर को फ्लोरीन दे देगा, तो जिनॉन क्या हो जाएगा, अकेला, और सल्फर क्या हो जाएगा, हेक्साफ्लोराइड। ठीक है, 2 बार इसके कंपाउंड को लिए हैं तो 2 दूनी 4 फ्लोरीन ये ले लिया। तो इनका काम होता है फ्लोरिनेशन करने का, दूसरे को फ्लोरीन दे करके उसमें फ्लोरीन को जोड़ देते हैं, मतलब एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट व्यवहार करते हैं। फिर है नाइट्रिक ऑक्साइड से क्रिया दिया हुआ है, देखो नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ क्रिया करो, इसको फ्लोरीन दे देगा, NOF बन जाएगा, जिनॉन अकेला। प्लेटिनम के साथ क्रिया कराओ, प्लेटिनम को फ्लोरीन दे देगा, जिनॉन अकेला। अभी तो फ्लोरीन देने का काम कर रहे थे ना, F को दे रहे थे, F डोनेट कर रहे थे। ठीक है, अब ये दूसरा व्यवहार कैसा करते हैं, F माइनस एक्सेप्ट करने का, F माइनस लेते हैं, तो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के जैसा व्यवहार करते हैं। और डोनर के जैसा तो पहले आप लोग देख ही चुके हैं कि डोनेट भी करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेप्टर वाला दिया हुआ है, देखो जिनॉन डाइफ्लोराइड है, यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड है, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड, इसमें से फ्लोरीन इसके पास आ जाएगा, सॉरी यहां से फ्लोरीन इसके पास जाएगा, ये PF6 हो जाएगा, ये XCF, यहाँ पे 2 था, अब 1 हो गया, इस पे धन आ जाएगा और इस पे माइनस, मतलब कि यहाँ से F माइनस इधर गया, F माइनस गया इसलिए यहाँ माइनस चार्ज आया, और यहाँ से माइनस गया इसलिए इस पे क्या आया, प्लस चार्ज आया। ठीक है, यहाँ पे देखो उल्टा है, यहाँ से फ्लोरीन इधर आ जाएगा, जैसे यहाँ सोडियम ले लो, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड या सीजियम फ्लोराइड ले लो, तो फ्लोरीन इधर चला जाएगा, तो इस पे क्या आ जाएगा, धन, यहाँ से F माइनस क्या होगा, इधर आएगा, तो ये जिनॉन 7 था, अब 6 था, अब 7 हो गया, और माइनस चार्ज। ठीक है, तो F माइनस यहाँ पे ले रहे हैं और F माइनस यहाँ पे दे रहे हैं, तो लेने का काम भी करते हैं और देने का काम भी करते हैं। फ्लोराइड आयन को एक्सेप्ट भी करते हैं और डोनेट भी करते हैं, तो फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर भी हैं, फ्लोराइड आयन डोनर भी हैं। ठीक है, जल में विलय करेंगे तो देखो क्या रिएक्शन होगा, तो जिनॉन डाइफ्लोराइड जल में विलय तो होगा पर धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड विलय भी होंगे और आंशिक अपघटन होगा। देखो डाइफ्लोराइड पानी में घुल रहा है, पूरा का पूरा टूट गया, पूरा अपघटित हो गया, पूरा टूट गया, जिनॉन अलग हो गया, फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ HF बना लिया, ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गया। लेकिन जब इनकी क्रिया कराओगे ना तो ये पूरा का पूरा एकदम से अपघटित नहीं होंगे, क्या बनाएगा, जिनॉन ट्राइऑक्साइड, ये टेट्राफ्लोराइड, और हेक्साफ्लोराइड क्या बनाएगा, ये भी जिनॉन ट्राइऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे जिनॉन ट्राइऑक्साइड बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग देखें जिनॉन फ्लोराइड, जिनॉन के 3 प्रकार के फ्लोराइड, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड, तीनों के तीनों कलरलेस, ठोस, क्रिस्टल, हाइड्रोजन में घोलने पर HF बनाते हैं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट के जैसा व्यवहार करते हैं, फ्लोराइड आयन लेने का भी काम करते हैं और फ्लोराइड आयन देने का भी काम करते हैं। पानी में ये पूरा अपघटित हो जाता है लेकिन धीमे धीमे क्रिया करता है, इनका आंशिक अपघटन होता है और क्या बनता है, जिनॉन ट्राइऑक्साइड। तो इतना था जिनॉन फ्लोराइड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जिनॉन के ऑक्साइड। तो ये है जिनॉन का ऑक्साइड, देखो 2 प्रकार के ऑक्साइड आप लोग को देखने को मिलेंगे जिनॉन के, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो जिनॉन टेट्राऑक्साइड और एक है जिनॉन ट्राइऑक्साइड। बाकी ये तो ऑक्सीफ्लोराइड है ना, ये सिर्फ ऑक्साइड की बात करी मैं, तो जिनॉन ट्राइऑक्साइड और जिनॉन टेट्राऑक्साइड 2 प्रकार के। तो 2 प्रकार के ऑक्साइड है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जिनॉन ट्राइऑक्साइड और जिनॉन टेट्राऑक्साइड। यहीं पे देख रहे हो ट्राइऑक्साइड बनाने की विधि दे दिया, ये
HCF4 का आंशिक अपघटन कराओ, HCF6 का आंशिक अपघटन कराओ। तो वही यहाँ पे भी दिया हुआ है, जिनॉन हेक्साफ्लोराइड का आंशिक अपघटन कराएंगे, जिनॉन ट्राइऑक्साइड बनेगा। या फिर बेरियम Ba2ZeO6 यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है, इसका H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो ZeO4 जिनॉन टेट्राऑक्साइड बनेगा। तो जिनॉन ट्राइऑक्साइड भी बन गया, जिनॉन टेट्राऑक्साइड भी बन गया, दोनों के बनाने की विधि। ये दोनों भी कलरलेस होते हैं, कोई रंग नहीं होता है, विस्फोटक होते हैं और प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, मतलब अपना ऑक्सीजन किसी और को दे देंगे, प्रबल ऑक्सीकारक। देखो प्लूटोनियम 2+ है यहाँ पे, प्लूटोनियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना है +2, यहाँ पे प्लूटोनियम को किसमें बदल दिए +4 में, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया दान, और 2 इलेक्ट्रॉन देना ऑक्सीकरण ही तो कहलाता है। तो प्लूटोनियम का भी ऑक्सीकरण करा दिए, किसके प्रेजेंस में हुआ क्रिया, जिनॉन ट्राइऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो इतने प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं कि प्लूटोनियम का भी क्या करा दे रहे हैं, ऑक्सीकरण करा दे रहे हैं। क्षार के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, देखो क्षार NaOH- लिखा है, मतलब क्षार ना, NaOH चाहो तो लिख सकते हो। तो क्षार के साथ क्रिया करके परजेनिक अम्ल बनाएंगे, यहाँ पे H है केवल, HXeO4-, फिर ये किसमें बदल जाएगा XeO6 4- में, फिर ये जिनॉन और ऑक्सीजन और H2O, मतलब क्षार के साथ क्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है, इतना जानना है, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो जिनॉन ट्राइऑक्साइड और जिनॉन टेट्राऑक्साइड में ना जिनॉन ट्राइऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है और जिनॉन टेट्राऑक्साइड नहीं। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जिनॉन टेट्राऑक्साइड नॉट स्टेबल लाइक जिनॉन ट्राइऑक्साइड, जिनॉन ट्राइऑक्साइड स्टेबल होता है, जिनॉन टेट्राऑक्साइड नहीं, इसीलिए ये क्या होता है, टूट जाता है जिनॉन में और ऑक्सीजन में। नेक्स्ट है जिनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड, ये हमने देख लिया था जिनॉन फ्लोराइड, ये दोनों देख लिए जिनॉन ऑक्साइड, बाकी के क्या है ऑक्सीफ्लोराइड। कितने प्रकार के ऑक्सीफ्लोराइड है यहाँ पे देखो, जिनॉन OF2, ZeOF4, ZeO2F2, ZeO3F2, इतने प्रकार के अभी तक नोन है ना। तो ऑक्सीफ्लोराइड भी बनाता है ये 1 2 3 4 5 6 प्रकार के। रिएक्शन दिया हुआ है, टेट्राफ्लोराइड का जल से क्रिया कराओ OF2 बनेगा, हेक्साफ्लोराइड का H2O से क्रिया कराओ OF4 बनेगा, हेक्साक्लोराइड का ज्यादा पानी से क्रिया कराओ तो ZeO2F2 बनेगा। ऐसे मत करके रिएक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब इनका रिएक्शन, इनका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखो ऐसे ही आपको नॉर्मली समझना है, केवल जो आप लोग अभी पढ़े ना, यहाँ पे जिनॉन के डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड, फिर ट्राइऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड, इन सबका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या पढ़े, डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड और ट्राइऑक्साइड और टेट्राऑक्साइड, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इनमें संकरण कैसे होता है, ये समझना है हमको। तो देखो जिनॉन के कंपाउंड, जिनॉन डाइफ्लोराइड, जिनॉन का देखो परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे लिखा हुआ है 54 होता है इसका परमाणु क्रमांक। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने जानते हैं, पूरा लिख लेना, मैं लास्ट का केवल लिखी हूँ। 5s2, 5p6 और 5d में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 5s2 पूरा है, 5p6 पूरा है, दोनों पूरे भरे हुए हैं, यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन है, ये सामान्य अवस्था हो गई, ग्राउंड स्टेट। उत्तेजित अवस्था एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो ये एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। अब ये सामान्य अवस्था हमेशा के लिए नोट कर लेंगे ना, उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन इधर बस करना है हम लोग को। तो अब कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, क्योंकि 5d ऑर्बिटल खाली था इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर आ गया ना, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, तो वहां पे कौन आकर के जुड़ा है, फ्लोरीन। तो एक जिनॉन के साथ कितने फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन जुड़ गए। संकरण कौन सा हुआ, sp3d। sp3d में कौन सी संरचना बनती है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पे देखो ट्राइगोनल, ये बीच के 3 और ऊपर नीचे 2 पिरामिड, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल मैंने बनाया है, लेकिन 2 ही फ्लोरीन है तो ऊपर नीचे 2 फ्लोरीन जुड़ गए, और 1 2 3 लोन पेयर है तो 1 2 3 त्रिकोण में क्या बन गया, लोन पेयर। तो कुल मिलाके त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना नहीं हुई, बल्कि संरचना कैसी हुई, सीधी, लीनियर। तो संरचना कैसी है, रेखीय। क्लियर है। अगर यहाँ पे 2 की जगह 4 फ्लोरीन आ जाए, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड हो जाए, तो क्या होगा, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन गया था, अब ये वाला भी यहाँ चला जाएगा। तो देखो 1 2 3 4 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, चारों जगह पे फ्लोरीन जुड़ जाएगा। संकरण कौन सा होगा, sp के 3 और d के 2, तो sp3d2 संकरण हो गया। sp3d2 में संरचना कैसी बनती है, अष्टफलकीय। तो अष्टफलक यहाँ पे मैंने बना दिया 1 2 3 4 5 6, लेकिन फ्लोरीन कितने हैं, 4, तो वर्ग में चारों फ्लोरीन को रख दो, ऊपर नीचे क्या रहेगा, लोन पेयर। तो संरचना अष्टफलकीय ना होके कैसी हो जाएगी, वर्गाकार। ठीक है। फिर है जिनॉन हेक्साफ्लोराइड, अब 6 फ्लोरीन आ गए, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर चला जाएगा, यहाँ पे अभी 1 गया था, अब 2
अब तीनों चला जाएगा, तो देखो तीनों इधर इधर आ गए, तो टोटल कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 जगह पे क्या जुड़ गया 1 2 3 4 5 6 फ्लोरीन जुड़ गया। संकरण कौन सा, एस, पी का 3 और डी का 3, sp3d3। ठीक है, अब sp3d3 में संरचना कैसी बनती है, पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। तो यहाँ पे मैंने पंचभुजीय द्विपिरामिडीय बनाने की कोशिश की है, लेकिन एक तो लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, बाकी जगह पे फ्लोरीन है। ठीक है, तो इसको हम लोग पंचभुजीय द्विपिरामिडीय नहीं बना है, ये डिस्टॉर्टेड बना है संरचना। नेक्स्ट है, बुक से एक बार आप लोग फॉलो करना, सभी की संरचना भी बनी हुई है, नाम भी दिया हुआ है, बंद कोण वगैरह बुक में दिया हुआ है। ऐसे ही सेम जिनॉन ट्राइऑक्साइड में sp3 संकरण होगा। चतुष्फलकीय संरचना बननी चाहिए, लेकिन चतुष्फलकीय ना बन के बनेगी कैसी, पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर आ जाएगा ना। यहाँ पे कितने लोन पेयर रहेंगे देख लो, एक मिनट, यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाता है क्योंकि, तो टेट्राहेड्रल नहीं होकर के पिरामिडल हो जाता है संरचना। ठीक, फिर है जिनॉन टेट्राऑक्साइड में भी sp3 संकरण। संरचना कैसी होनी चाहिए, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, होती भी वही है चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय लिख लेना यहाँ, क्योंकि कोई लोन पेयर यहाँ नहीं बचता है, नो लोन पेयर लिख देती हूं मैं। जिनॉन ऑक्सीफ्लोराइड sp3d, sp3d में बनना कैसा चाहिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, पर बनेगा कैसा, टी शेप का, क्योंकि कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 2 लोन पेयर। इसमें बनना चाहिए sp3d2 है, तो बनना चाहिए स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर ही बनता है। इसका sp3d2 sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बनना चाहिए, पर ऐसा ना बन करके, क्योंकि इसके साथ भी लोन पेयर आ जाता है, डिस्टॉर्टेड बनता है, मतलब त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय पूरा नहीं बनता है, अच्छे से नहीं बनता है। फिर है इसमें sp3d बनना चाहिए त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ही बन रहा है। जिनॉन O2 F4 बनना चाहिए ऑक्टाहेड्रल, बनता भी है ऑक्टाहेड्रल। अष्टफलकीय बनना चाहिए, अष्टफलकीय ही बनता है। यहाँ पे कुछ संरचना भी मैंने दिया हुआ है, देखो इसका संरचना मैंने दिया है, कैसा बनना चाहिए था, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, तो बनाया है मैंने त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, लेकिन 2 लोन पेयर के कारण संरचना कैसी दिख रही है, टी शेप की, ऐसे और ऐसे, टी हुआ ये। ठीक, नेक्स्ट है ये देखो, ये किसकी संरचना मैंने बनाया, इसका बनना था स्क्वायर प्लेनर, बना स्क्वायर पिरामिडल, यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल बना है। ठीक, ऑक्टाहेड्रल बनना चाहिए था, लेकिन स्क्वायर पिरामिडल बना। ये देखो, ये स्क्वायर है और ये ऊपर से ऐसे पिरामिड। यहाँ पे ये वाला sp3 संकरण टेट्राहेड्रल बनना था, चतुष्फलकीय बनना था, चतुष्फलकीय मैंने बनाया है, लेकिन एक लोन पेयर के कारण कैसा दिख रहा है, ये पिरामिड, ये नीचे वाला पिरामिड। फिर इसका sp3 बनना चाहिए चतुष्फलकीय, बना भी है चतुष्फलकीय। लास्ट टॉपिक है इसका कुछ यूजेस, इनर्ट गैसों के बहुत सारे यूजेस हैं इनके, जैसे हीलियम को बलून में फिल करने के लिए यूज करते हैं। लिक्विड हाइड्रोजन हीलियम जो होता है बहुत ठंडा होता है, तो उसका ठंडा करने वाले शीतलक के रूप में उसका प्रयोग करते हैं, क्रायोजेनिक एजेंट। फिर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में, वो जो अस्थमा वाले मरीज इनहेलर लेते हैं ना, सांस लेने के लिए नाक में ऐसे मुंह के अंदर डाल करके, तो उसमें अस्थमा के मरीज के ट्रीटमेंट में नियॉन का यूज फ्लोरेसेंट लैंप में होता है। हाई करंट के लिए, बहुत ज्यादा हाई करंट ही अपने में एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हाई करंट पास करने के लिए। बेकॉन लाइट्स में, बेकॉन लाइट्स मतलब वो जो जहाज, पानी का जहाज जाता है ना दूर दूर, तो दूर दूर जाता है, तो वहां पे दिखाई नहीं देता, अंधेरा रहता है, तो सामने से कोई जहाज आ रहा है तो कैसे दिखेगा, तो नियॉन का लाइट लगा रहता है, वो बहुत दूर से ही चमकने लगता है, तो उसको बेकॉन लाइट कहते हैं। फिर आर्गन का क्रोमेटोग्राफी में, रेडॉन का कैंसर थेरेपी में, ऐसे करके इसके कुछ यूज दिए हुए हैं। आप लोग यूजेस को एक बार ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना था पी ब्लॉक के तत्वों का रसायन। आज ये लास्ट क्लास थी, पी ब्लॉक की कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।